हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम देखी थी। उस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमने एक नया रूल्स वहाँ पे फॉलो किया था कि किस तरीके से एक दी गई समस्या में जब आप फाइनल सिंपलेक्स टेबल फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें आधार में आपको ये देखना होता है कि अगर कोई कृत्रिम चर आपको मिला विद नॉन जीरो वैल्यू तो आप ये कहोगे कि वहाँ उस दी गई समस्या का कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा। और अगर कोई सुसंगत हल ही नहीं तो इसका मतलब कोई भी इष्टतम हल ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज भी कुछ एक और प्रॉब्लम हम देखेंगे। उस प्रॉब्लम से रिलेट स्टूडेंट्स हो सकता है यहाँ पे भी कुछ चीजें हमें सीखने को मिले। अदरवाइज स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आपके पास में जो पिछले लेक्चर में बुक की पीडीएफ मिल चुकी है, सो बुक की पीडीएफ में से आप क्वेश्चंस उठाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जितनी कोशिश आप कर सके कीजिए। बाकी मैं बार बार 2 से 3 लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस इसलिए ही लेके आ रहा हूँ ताकि आपके जो सिंपलेक्स टेबल फर्स्ट को बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड और थर्ड टेबल पे जाते हैं तो हो सकता है वहाँ कुछ चीज़ें आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे। बाकी स्टूडेंट्स, आज हम और भी एक प्रॉब्लम देखते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमें कुछ नई चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू -6x1 + 2x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 2x1 - x2 2x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जब भी आप सॉल्यूशन करने बैठो तो बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज आपको चलना है कि किस तरह हमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखना होगा, कैलकुलेशन भी करनी होगी और हर टेबल के नीचे कुछ मेंशन करना होगा कि zj - cj किस प्रकार से है, कौन सा प्रवेशी चर होगा, कौन सा अपगामी चर होगा। उन सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद सेकेंड टेबल और थर्ड टेबल पे आते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मानक रूप दी गई समस्या का मानक रूप निम्न होगा। अब वो क्या होगा? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसको मैक्सिमाइज करते हैं। सो दिस इज मैक्सिमम ऑफ क्या आता है -z, जिसको मैंने नाम दे दिया z डैश से, एंड माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं सब इसमें माइनस के 6x1 प्लस के 2x2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास में 6x1 माइनस के 2x2। मैक्सिमम ऑफ z डैश इज इक्वल टू 6x1 माइनस के 2x2। ठीक है। नाउ subject to constants 2x1 minus x2 less than equals to का साइन है अर्थात न्यूनता पूरक चर and which is x3 is equals to 2। x1 is less than equals to 4, यहाँ पे भी न्यूनता पूरक चर। so x1, अब यहाँ x2 है नहीं तो x2 के लिए 0 वैल्यू x2 प्लस 0 ऑफ x3 एंड यहाँ पे कौन सा वेरिएबल न्यूनता पूरक चर x4 इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0 ऑफ x4। ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रतिबंधों को कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 x3 एंड x4 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गई अपनी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो इस तरीके से मानक रूप हमने लिख लिया और मानक रूप लिखते ही अतः प्रथम सिंप्लेक्स सारणी। तो प्रथम सिंप्लेक्स सारणी किस तरीके से बनेगी? चलिए, CJ B एंड XB एंड फाइनल CB, ये चारों क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे।
and this is कितने वेरिएबल हैं? 4। तो मैं 4 कॉलम तैयार कर लेता हूं। नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है तो 2 रो तैयार हो गई। एंड फाइनल ये कॉलम तैयार हो गया ZJ माइनस CJ के लिए। ठीक है, चलिए CJ में कॉस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे x3 x4, इसके लिए भी 0x3 न्यूनतम पूरक चर है, 0x4 ये भी न्यूनतम पूरक चर है। तो 6 - 2 0 0, 6 - 2 0 0, x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, B के नीचे 2 और 4, 2 और 4, x1 2 1, x2 -1 0, x3 1 0 एंड 0 1। सो XB में कौन कौन से चर आएंगे? 1 0 यानी कि x3 यहाँ पे, 0 1 x4 यहाँ पे, और इनकी कॉस्ट 0 0। ठीक है, नाउ ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ZJ माइनस CJ इज इक्वल टू CB एंड XJ माइनस CJ। ठीक है, 2 × 0 0, 1 × 0 0 माइनस CJ 6, -1 0 0 0 0 0 माइनस +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। एंड दिस हम जानते हैं ये दोनों ही आधारी चर हैं, तो इनके लिए आप बिना कुछ सोचे 0 0 ZJ माइनस CJ लिख देते हैं। वैसे भी चेक कर लीजिए, 0 0 -0, 0 0 -0 0। एंड नाउ अब स्टूडेंट्स देखिए, ZJ माइनस CJ नेगेटिव मिल रहा है, यस, x1 के लिए। तो मैंने क्या किया, दिस इज मुख्य कॉलम जो कि x1 को प्रवेशी चर बताता है। तो प्रवेशी चर हो गया नेक्स्ट टेबल के लिए। तो फिर अपगामी चर कौन सा होगा, अपगामी सदिश कौन सा होगा? तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मिनिमम रेशियो। सो दिस इज मिनिमम रेशियो। किस तरीके से लिखते हैं? BI/X ऑफ IJ वेयर Xij ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ इसके लिए देखते हैं 2/2। देखिए B क्या है? 2, BI क्या है? 2, Xij क्या है इसके रेस्पेक्ट में? 2, तो 2/2 इज 1। अब इसके लिए BI क्या है? 4/Xij 1, सो दिस इज 4। इसका मतलब मिनिमम क्या है? मिनिमम ये है। तो ये कौन सी पंक्ति हुई? मुख्य पंक्ति। और हमने कहा था स्टूडेंट्स कि मुख्य पंक्ति और मुख्य कॉलम का अवयव जो है वो कहलाता है मुख्य अवयव, और यही डिसाइड करता है कि आपका अब डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा होगा, डिपार्टिंग वेरिएबल कौन सा होगा। यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पे मुझे 1 0 बनाना है, 1 0 बनाना है। तो इसका मतलब 1 0 किसके रेस्पेक्ट में? इस टेबल में x3 के, यानी कि नेक्स्ट टेबल से x3 अब गायब होने वाला है। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में एक चीज और हम थोड़ा स्किप कर दिया था कि आपके माइंड में वहां पे एक सवाल उठा होगा कि सर जब हमने पहली प्रॉब्लम की थी वहां से हमने x7 जो कृत्रिम चर था उसको फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल पर लाने के बाद वहां से उस कॉलम को ही हटा दिया था। लेकिन जो हमने पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व की थी उस प्रॉब्लम में हमने एक जो न्यूनतम पूरक चर या फिर जो भी था उसके रेस्पेक्ट में हमने जब डिपार्टिंग वेक्टर की बात की थी तो उसे नेक्स्ट टेबल में हटाया नहीं था, उस कॉलम को नेक्स्ट टेबल में नहीं हटाया था। ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये भी एक बहुत समझने वाली बात है कि जब कभी भी आपके पास में न्यूनतम पूरक चर या फिर अधिक पूरक चर को आप डिपार्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो,
तो अगली टेबल में उनके कॉलम को नहीं हटाया जाता है, क्योंकि न्यूनतम पूरक चर और अधिक पूरक चर जो हैं वो टेबल पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। करने को भी तो कृत्रिम चर भी नहीं करते, लेकिन कृत्रिम चर का एक बेसिकली कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है यहाँ पे। इसीलिए कृत्रिम चर के रेस्पेक्ट में अगर आपको कृत्रिम चर डिपार्ट हो रहा है टेबल से, तो कृत्रिम चर को आप बिना कुछ सोचे समझे नेक्स्ट टेबल में रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, और उससे उसके जो करस्पॉन्डेंस कॉलम है उसको भी आप नेक्स्ट टेबल में हटा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी न्यूनतम पूरक चर और अधिक पूरक चर के लिए अगर न्यूनतम पूरक चर अधिक पूरक चर डिपार्ट हो रहे हैं फॉर नेक्स्ट टेबल, तो उस टेबल में उसके करस्पॉन्डेंस टेबल को, उसके संगत स्तंभ को आपको नहीं हटाना है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना। चलिए, मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ -6 आया, तो डिपार्ट कौन सा हुआ? x3, क्योंकि यहाँ 10 बनने वाला है तो x3 डिपार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः यहाँ ZJ माइनस CJ इक्वल टू -6 x1 चर के संगत है, x1 चर के संगत है जो कि प्रवेशी चर होगा। अतः x3 अपगामी चर होगा, x3 अपगामी चर होगा। कई बार बुक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे XB CB के साथ साथ कुछ वेक्टर्स को भी ले लेते हैं एक कॉलम और इस जोड़ के α1 α2। जैसे x3 है तो इसके रेस्पेक्ट में α3 वेक्टर आ जाता है जो कि गुणांक मैट्रिक्स का होता है, x4 के रेस्पेक्ट में α4 आ जाता है, और फिर थ्योरी में यहाँ पे लिख दिया जाता है कि यहाँ जो α1 सदिश है वो α1 सदिश प्रवेशी सदिश हो जाएगा और यहाँ α3 एक अपगामी सदिश हो जाएगा। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे, अगर आप x1 x3 चर लिखना चाहते हैं, सो देयर इज नो एक्सक्यूज। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अतः द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी तैयार करते हैं। चलिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। सो सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल CJ B XB एंड CB कॉलम वही एज इट इज रहने वाले हैं 4, क्योंकि मैंने बता ही दिया था कि आपको कॉलम्स को कम नहीं करना है न्यूनतम पूरक और अधिक पूरक चर के लिए। 6 -2 0 एंड 0 यहाँ पे x1 x2 x3 x एंड x4। 1 मिनट स्टूडेंट्स। चलिए, सो ठीक है। अब XB में हमने कहा था x3 की जगह x1 आने वाला है, तो यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ पे x4 है ही। x1 के लिए कॉस्ट 6, x4 के लिए 0, और बाकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए और 1 लाने के लिए इजी तरीका है कि क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इस पूरी रो को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो 2 से डिवाइड किया तो 2/2 1, 2/2 1, -1/2 माइनस के हाफ, एंड दिस इज +½ एंड 0।
फर्स्ट रो कंप्लीट। चलिए देखिए यहाँ पे 1 मुझे मिल गया। अब मुझे x1 के नीचे 1 के साथ साथ इस जगह पे 0 चाहिए, यानी कि इस जगह पे जो 1 है इसको मुझे हटाना है। और अगर यहाँ पे मुझे 1 दिख ही रहा है तो स्टूडेंट्स इस जगह पे मुझे 1 ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया है, तो क्यों ना मैं इसमें से इसको घटा दूं, क्योंकि मैं चेंज कौन सी रो को कर रहा हूं, इसको। देखिए कहीं आप गलती से इसमें से इसको मत घटा दीजिएगा, कहीं आप इस रो में से इसको घटा दो और फिर आप यहाँ पे लिख दो 1 - 1 0 और फिर यहाँ से -½ से और 0 घटा दिया तो -½ नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैट्रिक्स क्या कहती है, मैट्रिक्स ये कहती है कि आपको जिस रो को चेंज करना है उस रो पे आपको काम करना है, उस पंक्ति पे आपको काम करना है। तो मुझे अगर इसको परिवर्तित करना है, इसमें कैलकुलेशन करनी है, तो मैं सारा कुछ इसी में ही ऐड करता हूं या फिर इसी में ही घटाता हूं, वो डिपेंड करता है ये हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहां से स्टूडेंट्स अगर मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो देखिए 1 - 1, क्योंकि x1 के नीचे क्या है 1 और x1 के लिए 1, 1 - 1 0, काम खत्म, 1 0 मुझे मिल गया। 4 यहां पे था, 4 - 1 3, वहां पे देखिए अगला यहाँ पे 0 है तो 0 - ½ इज +½ अब देखिए अगर आप इसमें से उसको घटाते तो यहाँ पे -½ आ रहा था। एंड x2 हो गया, x3 के लिए 0 माइनस दिस, तो दिस इज -½ एंड 1 - 0 इज 1। अब देखिए अगर आप इसमें से उसको घटाते तो यहाँ पे 0 - 1 यानी कि यहाँ पे आपको -1 लिखना पड़ता, और फिर -1 लिखता तो 0 - 1 यहाँ पे फिर आप x4 को कैसे दिखाते। तो स्टूडेंट्स मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये गलती कभी मत दोहरा देना कि आप कहीं इसको चेंज करने के लिए इसमें से इसको घटा दो, नहीं, आप चेंज जब इसको कर रहे हो तो इसमें से ही आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घटाना या फिर जोड़ना है। तो इस तरीके से ये मिल गया मुझे, टेबल तैयार है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर लेते हैं ZJ - CJ के लिए। 6 एकम 6 0 0 -6 6 - 6 0, क्योंकि आधारी चर है तो इसके लिए 0 आने ही वाला है। आधारी चर एक ये है तो इसके लिए भी 0 आने वाला है। बात करते हैं इन 2 के लिए। 6 माइनस के 1/2, 6 - 1/2 प्लस 0½ 0 माइनस के 2 प्लस के 2, सो दिस इज -3 + 2 इज -1। 1/2 6 × 1/2 प्लस 1/2 0 0 -0, सो दिस इज 3। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स आप देखिए ZJ - CJ एक ही है जो नेगेटिव मिल रहा है, तो यही आपका क्या होगा, प्रवेशी सदिश प्रवेशी चर। और अगर ये प्रवेशी चर है तो अब हम बात करते हैं कि हमारा मिनिमम रेशियो से की एलिमेंट क्या आता है। सो दिस इज मिनिमम रेशियो, एंड मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, इस कॉलम के लिए 1/-12। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस वाली संख्या को हम लेते नहीं अकॉर्डिंग टू रूल, कि माइनस के लिए यहाँ पे लिखा था ना मैंने अभी BI/X ऑफ IJ, जहाँ XIJ क्या होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो लेस देन 0 है, तो इसके लिए तो हम निकालते नहीं है, छोड़ दिया। 3/½ तो 3/½ यानी कि 6, और ऑब्वियस है अगर 2 ही रो हैं तो ये तो हमें निकालना नहीं है, तो फिर बचा कौन सा, ये। तो यही मेरे पास में मुख्य पंक्ति हो जाती है, और मुख्य पंक्ति और मुख्य कॉलम का एलिमेंट कहलाता है मुख्य अवयव, और वो क्या है 1/2। ठीक है, सो अतः यहां ZJ - CJ -1 जो है x2 चर के संगत है, जो कि प्रवेशी चर होगा, तथा अगर ये प्रवेशी चर है यानी कि ये की एलिमेंट मिला है, यानी कि मुझे अब क्या बनाना है 0 1,
यहाँ पे अगर मुझे 1 बनाना है तो यहाँ पे 0 बनाना है, और 0 1 बनाना है तो 0 1 कहाँ है, ये, यानी कि ये मेरे पास में हो जाता है डिपार्ट, तथा x4 अपगामी चर होगा। ठीक है, अतः तृतीय सिंप्लेक्स सारणी। सो तीसरी सिंप्लेक्स सारणी बनने वाली है स्टूडेंट्स। इसमें तीसरी सिंप्लेक्स सारणी के लिए ये सारी चीज तो एज इट इज है, मैं बस इनको रफ कर दूं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको दूसरी टेबल ही तैयार करनी है। ठीक है, चलिए, और यहां पे भी कौन कौन से चर आने वाले हैं। x1 यहाँ पे था ऑलरेडी, x1, और अब x4 की जगह कौन सा आने वाला है, x2, तो ये x2 आ गया। और x1 की कॉस्ट कितनी है, 6, और यहाँ पे -2। ठीक है, x1 x2 आ गया। और स्टूडेंट्स देखिए कैलकुलेशन, x1 x2 यहाँ पे है अगर, तो देखिए स्टूडेंट्स x1 तो ऑलरेडी मेरे पास में 1 0 था, तो इसको तो आप 1 0 लिख दीजिए। अब हमें काम करना है x2 के लिए, और वो काम क्या करना है, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, और है क्या यहाँ पे वैसे हाफ, तो क्यों ना मैं इसको 2 से गुना कर दूं। सिंपल है, इस पूरी रो को 2 से गुना कर देता हूं। तो 2 से गुना किया तो 3 दूनी 6, 2 से इसको गुना किया तो देखिए वही 0 आया है, 2 से इसको गुना किया तो 1 आ जाएगा, 2 से इसको गुना किया तो -1 आ जाएगा, 2 से इसको गुना किया तो ये 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे इस x2 में यहाँ पे क्या लेके आना है, 0। तो x2 में यहाँ पे 0 लाने के लिए पहले देख लेते हैं, इससे पहले वाली टेबल में x2 में यहाँ पे क्या है, x2 में यहाँ पे है -1/2। ठीक है, अगर ये यहाँ पे -1/2 है तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इस वाली रो को क्या करता हूं, इस वाली रो को, दिस रो, देखिए ये -1/2 है तो मैंने ये एलिमेंट ले लिया पहले, और ये यहां पे क्या है 1, तो इनटू में 1 लिखूंगा। अगर मैं इसको हाफ से गुना कर दूं और इसको प्लस कर दूं, यानी कि क्या करूं मैं, सेकंड टेबल है ये, सेकंड टेबल, ये सेकंड टेबल थी, यानी कि मुझे क्या चेंज करनी है, R1 सेकंड टेबल की फर्स्ट रो मुझे चेंज करनी है। तो सेकंड टेबल की फर्स्ट रो, सेकंड टेबल की फर्स्ट रो जो कि मैंने यहाँ पे -1/2 लिख रखा है, इसमें मैं प्लस कर दूं हाफ ऑफ थर्ड टेबल की सेकंड रो। यही काम करने वाला हूं। इसका मतलब मैं इस पूरी रो को हाफ से गुना करके इसमें इसको जोड़ दूं। ठीक है, तो देखिए -1/2 प्लस के हाफ इंटू 1 इज 0। इसके लिए एक बात कर लेते हैं, तो 1 प्लस हाफ इंटू यहां पे कौन सी है 0, तो दिस इज 1। 1 प्लस हाफ इंटू 0 इज 1, तो देखिए 1 ही आया है। 1 प्लस हाफ इंटू यहाँ पे क्या है 6, तो ये कितना हुआ, 2 3 6, 3 और 1 4, एंड यहाँ पे ये क्या है 1/2 प्लस हाफ इंटू, ये एलिमेंट क्या है इसमें -1, तो -1 है, तो देखिए -1 इंटू हाफ, -1/2 प्लस हाफ इज 0, एंड यहाँ पे 0 प्लस के हाफ इंटू दिस 2, सो 2 से 2 यानी दिस इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये कैलकुलेशन करनी है, एंड फाइनल ZJ माइनस CJ 1 इंटू 6 इज 6 प्लस 0 -6 इज 0, 6 इंटू 0 0, 1 -2 इज -2, एंड माइनस प्लस के 2 इज अगेन 0। तो देखिए दोनों चर मेरे पास में आधारित चर थे और दोनों के लिए ZJ माइनस CJ 0 आया है। फ्रॉम हियर 6 0 0
माइनस माइनस प्लस हाफ, माइनस 0 इज प्लस के 2, 1 6, 6 इंटू माइनस 4, 6 प्लस के माइनस 4 एंड माइनस 0, सो दिस इज 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, अतः यहाँ जेड जे माइनस सी जे सभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखिए ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई है कि यहाँ सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अतः इष्टतम हल प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं है, दोनों वेरिएबल कौन से हैं, दोनों वेरिएबल वो हैं जो कि दी गई समस्या में दिए गए हैं। तो इष्टतम हल प्राप्त होगा और वो क्या हल है, अतः x1 की वैल्यू कितनी है 4 और x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 और x2 की वैल्यू हो गई 4 और 6, जो कि एक सुसंगत हल है क्योंकि पॉजिटिव है दोनों वैल्यू और मुझे x1 x2 की ही वैल्यू चाहिए थी। और यहां से फिर अपना उद्देश्य फलन क्या था, उद्देश्य फलन था अपना जो मानक रूप में आया था, मानक रूप का क्या था, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 6x1 माइनस के 2x2, यानी कि 6 इंटू x1 की वैल्यू 4 माइनस के 2 इंटू x2 की वैल्यू 6, 6 चौका 24 माइनस के 6 दूनी 12, सो दिस इज इक्वल टू प्लस 12। यानी कि मैक्सिमम जो z है वो तो है पोजीशन की, सो फाइनल मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू -12। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम का हल मिल गया है, मैक्सिमम z 12 तो मिनिमम z -12। सो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में बेसिकली जानने वाली बात यह है कि अगर आपके पास में x1 और x2 जो कि दोनों ही वेरिएबल दी गई प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स जब हमने फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल लिखी थी, उस फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में आप ध्यान देना, वहाँ पे आपके पास में जो x2 वेरिएबल था, उस x2 वेरिएबल के लिए यहाँ पर x2 वेरिएबल के लिए दी गई कंस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था, इस कॉलम में x2 के लिए, एक मिनट पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सिंपलेक्स सारणी हमने तैयार की थी, उस सिंपलेक्स सारणी में इस x2 कॉलम में यहां पे था -1 और यहां पे था 0, है ना, कुछ इस तरीके से एंट्रीज थी यहां पे। तो स्टूडेंट्स ये चीज ये इंडिकेट करती है कि अगर आपके पास में दी गई समस्या में जो वेरिएबल दिए हैं, उन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर उनके करस्पॉन्डेंस कॉलम में, स्तंभ में कोई ऋणात्मक एवं शून्य, ऋणात्मक या फिर शून्य, तो देखिए ऋणात्मक भी है और ये शून्य भी है, अगर कुछ ऐसी एंट्रीज मिलती हैं तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की समस्या का जो क्षेत्र होता है वो सुसंगत क्षेत्र नहीं होता। सुसंगत क्षेत्र नहीं होता, मैं देखिए सुसंगत हल की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सुसंगत क्षेत्र नहीं होता। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स अगर यहां पे सुसंगत हल क्षेत्र जो है अपरिबद्ध होता है, सुसंगत हल जो क्षेत्र है, देखिए सुसंगत, यहाँ पे ये नोट लिख लीजिएगा कि इस कंडीशन में सुसंगत, या फिर वैसे ही ध्यान रखिए सुसंगत जो हल क्षेत्र है वो क्या होगा, अपरिबद्ध होगा। कब, जो प्रॉब्लम में वेरिएबल दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक वेरिएबल
के रेस्पेक्ट में या फिर उस वेरिएबल के करस्पॉन्डेंस कॉलम में अगर एंट्रीज ऋणात्मक है या फिर जीरो है, तो इस केस में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि अदर वेरिएबल के लिए तो अपरिबद्ध क्षेत्र, अपरिबद्ध हल का बात कर लिया था हमने कि जब यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू होती थी। लेकिन अब मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ ZJ माइनस CJ पे, मैं केवल और केवल इन एंट्रीज की ही बात कर रहा हूँ कि अगर ये एंट्रीज किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो कि दी गई प्रॉब्लम में है, मानक रूप में परिवर्तित करने से पहले जो दिए गए हैं उन्हीं वेरिएबल के करस्पॉन्डेंस अगर कॉलम की ये एंट्रीज माइनस या फिर जीरो है, तो ऐसा हल क्षेत्र अपरिबद्ध हल क्षेत्र होता है। मैं फिर बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हल अपरिबद्ध हल होता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसा हल क्षेत्र अपरिबद्ध हल क्षेत्र होगा, यानी कि इस तरीके से अपरिबद्ध हल क्षेत्र है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने देखा कि इस समस्या का इष्टतम हल हमें मिल गया था। तो स्टूडेंट्स मेरी कहने वाली बात यही है कि अपरिबद्ध हल क्षेत्र यानी कि जो सुसंगत हल क्षेत्र है वो अपरिबद्ध होने के बावजूद भी आपको इष्टतम हल मिल सकता है, जो कि मैंने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक स्टार्ट करते समय ही ये चीज बताया था कि अगर क्षेत्र अपरिबद्ध है फिर भी आपको इष्टतम हल कुछ इन पॉइंट्स पे भी मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। और वो इस सिंप्लेक्स टेबल से भी ये प्रूफ होता है कि कंडीशन जो होगी सुसंगत हल क्षेत्र की जो कि अपरिबद्ध होगा, वो कंडीशन क्या होगी कि जो वेरिएबल आपको प्रॉब्लम में दिए गए हैं उन वेरिएबल के करस्पॉन्डेंस अगर इन कॉलम में एंट्रीज नेगेटिव या फिर शून्य है तो हमारे पास सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध होता है। लेकिन क्योंकि हमें इष्टतम हल मिल रहा है, इसका मतलब सुसंगत हल क्षेत्र के अपरिबद्ध होने पर भी हमें इष्टतम हल मिल सकता है। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सुसंगत हल क्षेत्र अगर अपरिबद्ध है तो आपको सुसंगत इष्टतम हल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स सुसंगत, हमने देखा था कि अगर यहाँ पे ZJ माइनस CJ भी नेगेटिव हुआ, उसकी सारी एंट्रीज नेगेटिव हुई, तो फिर अपने पास में जो हल है वो अपरिबद्ध होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। अभी के लिए इतना ही, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।